नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि से संबंधित सामग्री के विषय में पढ़ा था कि बुद्धि से रिलेटेड कितने परीक्षण हैं, कैसे हैं। आज मैं उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करूंगी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक ही लेक्चर में सारे मिल जाएंगे। तो आपको इधर से और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। सर्वप्रथम विनय परीक्षण किस सन में दिया गया था? सन 1905 में। किसने दिया? विनय द्वारा। मानसिक बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो वो कैटल ने किया। किस सन में किया? सन 1980 में किया। विनय परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? 30, जो विनय द्वारा दिया गया था। और विनय बुद्धि परीक्षण किस सन में दिया गया था और संशोधित परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो ये संशोधित जो परीक्षण था वो सन 1908 में दिया गया था और इसमें प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 59 यानी 59 कर दी गई थी और ये 3 से 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था। तो इसमें से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, विनय साइमन। विनय साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण कहाँ के बालकों के लिए किया गया था? तो वो फ्रेंच बालकों के लिए किया गया था। किस सन में C.H. राइस ने विनय परीक्षण का भारतीय अनुकूलन तैयार किया था? तो 1912 में किया। भारतीय अनुकूलन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो C.H. राइस ने किया। यहां पर आपके फिर से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस सन में बैचलर ने बुद्धिमापन के लिए एक शब्द तथा अशाब्दिक प्रश्नों वाला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था? तो सन 1939 में। आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किस समय और किसके द्वारा किया गया था? तो ये विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती के लिए आवश्यकता पड़ी थी। उस समय ये टेस्ट तैयार किया गया था सन 1914 में और इस टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे सैनिकों की भर्ती की गई थी और ये ओटिस महोदय द्वारा आर्मी अल्फा पढ़े लिखों के लिए, आर्मी बीटा अशिक्षितों के लिए दोनों टेस्ट बनाए गए। क्लियर? अब आ जाइए, मेन कॉन्सेप्ट है बुद्धि लब्धि, IQ। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। स्टर्न तथा कोलमान ने इसका प्रयोग किया था कब? सन 1916 में। और टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत किया गया था। ठीक है। सूत्र है इसका, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। और शैक्षिक लब्धि अगर ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। सन 1926 में E.N. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक का जो क्वेश्चन है वो आते ही आता है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 3 बताए। कौन कौन से बताए? मूर्त बुद्धि यानी जो हमको दिखाई देती हो, जैसे हम काम करते हैं। अमूर्त बुद्धि जो हमें दिखाई नहीं देती है, किसी काम के द्वारा दिखाई देती है। और सामाजिक बुद्धि जिससे हम समाज से संबंधित सारे काम करते हैं। तीनों हो गए। सन 1938 में प्रथम बार थर्स्टन द्वारा क्या दिया गया? प्रथम मानसिक योग्यता परीक्षण। और इन्होंने अपने परीक्षण में 6 कारक को स्थान दिया था। उन कारकों में है पहला शाब्दिक, शब्दों से रिलेटेड। दूसरा आंकिक, इसमें अंकों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। स्थानिक, इसमें स्थान से रिलेटेड होंगे। शब्द प्रभाव, वर्ड फ्लुएंसी, इसमें आप जितनी जल्दी वर्डों को सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। स्मरण, मेमोरी लेवल के आधार पर थे। और तर्क, लॉजिक, इनको स्थान दिया गया था इनके परीक्षण में। अगर इनमें से कोई एक हटाकर दूसरा रख दिया जाएगा तो वही आपको छांटकर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ये क्लियर हुए? चलिए
बैचलर बुद्धि परीक्षण में 5 निष्पादन परीक्षण थे और 6 शाब्दिक परीक्षण थे। टोटल मिला के कितने हो गए? 11। 5 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। बालकों मतलब बालक बालिकाएं कोई भी हो सकता है। आयु केवल 5 से 15 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट फिलिप बर्नन ने सन 1960 में और मनुष्य के लिए यानी मानवीय मानसिक योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन्होंने यहाँ क्रम शब्द जोड़ दिया। अब क्रमिक रूप में होती हैं तो कौन सी होती हैं वो? जी जो सामान्य कारक है, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक, एस से विशिष्ट स्पेसिफिक समूह कारक, ये सभी एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, होते ही होते हैं। इनमें से जो जी है सामान्य जनरल फैक्टर वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके आधार पर हम सभी कार्य करते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो किसी किसी में पाया जाता है, यानी इंटेलिजेंसी के आधार पर तो हम सभी सारे कार्य पढ़ते हैं। जैसे आपने क्लास में पढ़ी तो सारे सब्जेक्ट किस बुद्धि के आधार पर पढ़े? जी जनरल बुद्धि के आधार पर। अब उसमें से एक बच्चे को डांसिंग अच्छे से आती है, एक बच्चे को ड्राइंग अच्छे से आती है, एक बच्चा उसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, तो ये हमारी कौन सी बुद्धि काम कर रही है? स्पेसिफिक। या प्रोजेक्ट अच्छे से बना लेता है, कॉम्पिटिशन में भी चला जाता है। तो जो पढ़ाई थी वो सब बच्चों के साथ उसने भी की, लेकिन उसने इसके साथ साथ एक नया काम भी किया, तो वो किससे किया? स्पेसिफिक बुद्धि से। ये फिलिप बर्नन ने कहा। यहीं पर आरबी कैटल ने ये सरल बुद्धि भी नाम से इनके है। तो यहाँ पर आपके कैटल का मॉडल है पूरा। तो ये दिया है आरबी कैटल ने, और किस सन में दिया है? तो 1963 में दिया है। इनकी बुद्धि द्रवीकृत बुद्धि और घनीकृत बुद्धि, इन दोनों में इन्होंने अंतर करके बताया और कहा द्रवीकृत बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, यानी हेरिडिटी पर आधारित होती है। जिस तरह के माता पिता होंगे उनके बच्चे भी उसी तरह से होंगे, पर कभी कभी अपवाद भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली यही होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर है, वकील है, या ISPCS वाले हैं तो उनके घर से कई सारे बच्चे ISPCS बन जाते हैं, क्योंकि कुछ तो एक उनकी मेंटल लेवल में उसी तरह का होता है, कुछ उनको वातावरण भी मिल जाता है। तो दोनों ही चीजें इधर मैटर करती हैं। जबकि घनीकृत बुद्धि जो है व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होती है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा उसी तरह से उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए वॉटसन महोदय थे जो व्यवहारिक रूप में कार्य करते थे, उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत को दिया और उन्होंने कहा तुम मुझे जैसा बालक दे दोगे मैं उसे उसी तरह, तुम जो चाहोगे मैं वो बना दूंगा। तो उन्हें इसके लिए प्रसिद्ध माना गया। यही जेपी गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि का त्रिवियामी रूप दिया गया था। ये तो आपने सब ने पढ़ा हुआ, जेपी गिलफोर्ड का त्रिवियामी रूप। उन्होंने 3 विमाएं बताई, उन विमाओं में संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 विमाएं हैं। इनको मैं डिटेल में और कराऊंगी आपके मैटर वाले में। यहाँ ऑब्जेक्टिव में केवल इतना ही पढ़ लें। चलिए मैंने अभी जैसा कि कहा मैं अभी और कराऊंगी। तो इसमें गिलफोर्ड द्वारा उन्होंने बताई कि बुद्धि जो है 1 से 20 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। किससे बनी है? 1 से 20 प्रकार की। अब तक हम पढ़ रहे थे 1 प्रकार की, अब ये नहीं पढ़ा। 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, बहुत प्रकार की, समूह प्रकार की। अब यहाँ गिलफोर्ड महोदय ने तो 120 प्रकार की बुद्धि बता दी। कैसे बता दी? इन्होंने कहा जो विषय वस्तु आधारित होती है वो 4 प्रकार की होती है, संक्रिया आधारित बुद्धि है हमारी वो 5 प्रकार की होती है, और उत्पाद से रिलेटेड जितनी होती है, जिनके आधार पर हम कोई उत्पादित कार्य करते हैं, वो 6 प्रकार की होती है। तो यहाँ आप कैसे करेंगे? 4 गुणा 5 गुणा 6 करके देखो, 1 से 20 आया। 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 5 20, 20 6 1 से 20। तो इतने ये टाइप की बुद्धि हो गई। बुद्धि से रिलेटेड कुछ सिद्धांत भी हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एक कारक सिद्धांत विनय द्वारा दिया गया, सन 1905 में दिया गया, और इनके सहयोगी थे टर्मन और स्टर्न। ठीक है, इन्होंने एक प्रकार की बुद्धि बताई कि कुछ एक गुण होते हैं जिनके आधार पर हम कार्य करते हैं। इनका खंडन करते हुए स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि 2 प्रकार की होती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर।
जी जनरल फैक्टर, एस स्पेसिफिक फैक्टर। सन 1904 में इन्होंने कहा कि एक तो जो जन्मजात होती है जिसके आधार पर हम जन्म से काम करते हैं, और एस जो है विशिष्ट होती है जो हम किसी वातावरण से सीखते हैं। इनका भी खंडन हुआ। उन्होंने कहा थॉर्नडाइक ने कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी होती है। इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया। तो आपसे पूछता है बहुकारक सिद्धांत किसका है, तो वो E.L. थॉर्नडाइक का है। ये व्यवहारवादी हैं। इन्होंने प्रयोग किया है अपना कुत्ते पर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी दिया है, आप उधर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत, जैसे थर्स्टन द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा छोटे छोटे समूहों से बुद्धि बनती है, और ये कारक एक बार कारक काम नहीं करता है, बहुत सारे समूह में काम करते हैं। किसी के आधार पर हम लिखते हैं, किसी के आधार पर पढ़ते हैं, किसी के आधार पर गणित करते हैं, किसी के आधार पर डांस करते हैं। तो ऐसे हमारे समूह में बुद्धि काम करती है। फिलिप बर्नन द्वारा 1960 में पदानुक्रत क्रम सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा छोटे छोटे पदों से मिलकर बुद्धि बनती है, तो उन्होंने पदानुक्रमित सिद्धांत दिया। अब गिलफोर्ड ने क्या दिया, तो बुद्धि की संरचना दी थी जो मैंने अभी आपको पीछे कराई थी। और द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि के बारे में अगर कोई पूछता है तो आरबी केटल द्वारा दिया गया है, और इनका तरल मैजिक मॉडल भी है। इनके मॉडल का नाम है तरल मैजिक मॉडल। ये थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, जिसमें प्राथमिक मानसिक कार्य में इन्होंने कुछ कारक बताए थे, और उन कारकों के प्रमुख जो 6 कारक हैं वो हैं इस प्रकार से। आंकिक कारक, अंकों से रिलेटेड। स्थानिक कारक, स्थान से रिलेटेड, वाक्पटुता, बोलने से रिलेटेड। तार्किक कारक, स्मृतिक कारक और शाब्दिक कारक। इन 6 कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है, ऐसा किसने कहा, थर्स्टन द्वारा कहा गया। तो थर्स्टन का कौन सा सिद्धांत हुआ, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हुआ। और ये कितने कारकों से मिलकर बना है, तो 6 कारकों से मिलकर बना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। यहाँ हम स्टीयरमैन का भी सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक इसी तरह से बिने ने भी एक कारक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कुछ समूह बताए थे कि एक गुण से बुद्धि होती है, लेकिन यहाँ स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत को दिया और बताया कि जी जनरल फैक्टर जो होता ही होता है, और इसके बाद एस स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है। विशिष्ट कारक होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। तो उन्होंने कहा इस तरह के जो कारक होते हैं उनसे मिलकर ही हम बहुत सारे काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो ये स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था। गिलफोर्ड का त्रिव्यायामी सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन हुए, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने अपने मॉडल को 3 विमाओं में बताया है, जिसमें से प्रथम विमा मानसिक कार्य करते समय विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे विषय वस्तु जो कि 4 प्रकार की है, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक। यानी हमारी विषय वस्तु 4 प्रकार की हो गई। संक्रियाएं हमारी 5 हैं, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। अब आपसे अगर वो पूछता है कि मूल्यांकन किसके अंतर्गत आता है, तो वो संक्रिया के अंतर्गत आता है। और नहीं तो सीधी सीधी बात यहाँ भी देख सकते हो आप, संज्ञान यानी ज्ञान आया है तो ज्ञान का मूल्यांकन किया ही जाएगा। और इसमें परंपरागत चिंतन की बात और गैर परंपरागत चिंतन की बात भी कही गई है, तो संक्रिया इसका मेन हो गया। अब इन दोनों की अपेक्षा उत्पाद और भी बेटर हो गया। उत्पाद या परिणाम, आपने विषय वस्तु पढ़ाई, बच्चे से संक्रिया यानी कुछ कार्य करवाया, उसका आपने मूल्यांकन किया, तो आपका जरूर कुछ न कुछ प्रोडक्टिव हुआ होगा। तो कैसे हुआ, तो इकाई में माप सकते हैं हम, वर्ग कर सकते हैं, संबंध बता सकते हैं, प्रणाली किस प्रणाली के द्वारा किया गया, प्रत्यावर्तन और उसके निहितार्थ। आपने क्वेश्चन में देखा है शैक्षिक निहितार्थ बताइए, तो वो इसी का रूप होता है। तो यहाँ आपके गिलफोर्ड मॉडल से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए।
एक लास्ट क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि गिलफोर्ड का त्रिव्यायामी मॉडल जो है कितने कारकों से मिलकर बना है। तो 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं, 6 प्रकार के उत्पाद। यहाँ आप इसे इंटू कर देंगे, 5 6 30, 30 चौका 120, आपके कितना हुआ 120। तो 120 संक्रियाओं, 120 कारकों से मिलकर क्या बना, बुद्धि। लीजिए अब हम पढ़ेंगे परीक्षणों के प्रकार। तो परीक्षणों के प्रकार, परीक्षणों के 2 प्रकार हैं। अगर आपसे पूछता है परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब शाब्दिक परीक्षण भी 2 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। ठीक है, यानी पहले भाग कितने हो गए, शाब्दिक और अशाब्दिक 2 हो गए। अब इनके 2 के हो गए, व्यक्तिगत का शाब्दिक और अशाब्दिक, और अशाब्दिक परीक्षण का भी व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। इस वाले में आपके आर्मी अल्फा बीटा आ जाते हैं। अब हम कहेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। तो इनमें से बिने साइमन का जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। स्टैनफोर्ड टर्मन द्वारा संशोधन परीक्षण जो सन 1908 में दिया गया था वो भी व्यक्तिगत परीक्षण है। गुड एनफ का ड्रॉयमैन परीक्षण है, वो भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। और भाटिया के जो 5 उप परीक्षण हैं वो भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। यानी ये परीक्षण एक बार में एक व्यक्ति पर अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। क्लियर। अब आप कोई क्वेश्चन इसमें से गलत मत करिएगा। यहां मैं आपको व्यक्तिगत सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के नाम बताऊंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखों के लिए, आर्मी बीटा परीक्षण ये बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए या अशिक्षित व्यक्तियों के लिए क्रियात्मक परीक्षण है। ये डॉक्टर एस जलोटा का परीक्षण है। टंडन व मेहता के सामान्य मानसिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यह भी व्यक्तिगत सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इन्हें कागज कलम पेंसिल या पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं। अब ये कुछ परीक्षणों का विकास क्रम चला, वो कैसे चला वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले बिने ने दिया सन 1905 में, पूरा नाम इनका अल्फ्रेड बिने था। फिर बिने साइमन परीक्षण हुआ, 1908 में संशोधित हुआ, और फिर उसी काम को आगे बढ़ाया 1911 में बिने साइमन द्वारा। बिने साइमन परीक्षण और बुद्धि का स्टैनफोर्ड संशोधन ये किसने दिया है, एल.एम. टर्मन द्वारा दिया गया है, सन 1916 में दिया गया है। फिर इसका संशोधित परीक्षण आया सन 1937 में आया। यानी सबसे ज्यादा संशोधन किस परीक्षण में हुआ, तो बिने साइमन परीक्षण, बिने के परीक्षण में हुआ, साइमन के द्वारा हुआ। फिर टर्मन भी आ गए थे इसमें। आर्मी अल्फा परीक्षण सन 1917 में हुआ, आर्मी बीटा परीक्षण सन 1919 में हुआ, ये ओटिस महोदय के द्वारा किया गया था। रेबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है जो जेसी रेबिन्स द्वारा दिया गया है, 1938 में दिया गया है। संस्कृति मुक्त परीक्षण है, आरबी कैटल द्वारा दिया गया है, सन 1944 में। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण है जो कि डी वेस्लर द्वारा दिया गया है, सन 1949 में दिया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण भारतीय अनुकूलन में है, यह डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी द्वारा सन 1960 में दिया गया है। वहीं दूसरा है जीसीएटी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, डॉक्टर एस जलोटा द्वारा दिया गया है और सन 1963 में दिया गया है। ये इस तरह से इनका विकास किया गया। ये कुछ बुद्धि और बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे बुद्धि परीक्षण और बुद्धि सिद्धांतों के विषय में। तो इस जानकारी से आपको लाभ जरूर होगा। अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।